नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और आज हम बात करेंगे आपके दिल के सेहत की। बात होगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। दरअसल इस रोग में हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों के अंदर प्लाक नामक मोमी पदार्थ जमा हो जाता है और इससे रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। एक समय यह पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। हालांकि ऐसा होने में लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन यह अंततः दिल के दौरे का कारण बन सकता है। तो ये रोग क्यों होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसमें ब्लॉकेज को किसी भी आर्टरी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल मौजूद है। उनसे इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विशेषज्ञों से, अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर नारंग, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स, न्यू दिल्ली से हैं, और डॉक्टर विजय ग्रोवर, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं कार्डियो थोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 1800111234। और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddnewstotalhealth@gmail.com। और अगर इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर आपकी फ़ोन लाइन बिजी नज़र आती है, उस पर कई बार फ़ोन नहीं मिल पाता है, तो आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं। संक्षेप में अपने सवाल लिख करके पूछें, हम अपने विशेषज्ञों से उसका जवाब आप तक ज़रूर प्रेषित करेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजीव आपके साथ में, और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है क्या, इसके बारे में समझें। इससे पहले थोड़ा जब हम बात कहते हैं कि धमनियाँ जो है, आर्टरीज़ हैं, वो रक्त को लेकर जाती हैं हार्ट तक, किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है और किस तरह से जो ब्लड का फ्लो है, इसको कैसे समझना चाहिए, थोड़ा आसान शब्दों में बताएं हमारे दर्शकों को। तो धन्यवाद। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं कहूँगा हार्ट जो है बेसिकली एक पंप है, एक मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इससे जो ब्लड, जिसमें कि फूड होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, वो सारे शरीर के ऑर्गन्स को जाती है, जैसे ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, मसल्स हैं, इन सब में जाती है। लेकिन क्योंकि हार्ट खुद भी एक मसल है, उसको अपने लिए भी ब्लड चाहिए, तो उस हार्ट में आने वाली आर्टरीज अलग होती हैं। वो छोटी आर्टरी हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, और वो लगभग 2-3 मैक्सिमम 4 मिलीमीटर तक की आर्टरीज होती हैं, छोटी सी, और उनसे ब्लड जो है हार्ट के मसल में जाता है। एक आर्टरी राइट साइड होती है, एक लेफ़्ट साइड होती है, और उनकी ब्रांचेज होती हैं। तो इन आर्टरीज में जो 2-3 मिलीमीटर की आर्टरीज होती हैं, इनमें अगर ब्लॉकेजेस आ जाए तो हार्ट के मसल्स को खुद ही ब्लड मिलना कम हो जाता है, और उससे कंडीशंस, बीमारियां डेवलप कर सकती हैं, जैसे कि एंजाइना है, जैसे कि हार्ट अटैक है, या दिल का दौरा है। तो ये संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो हार्ट का रोल है जी। तो इसमें ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करते हैं डॉक्टर राजीव, जब तो इसके पीछे का क्या वजह है, क्यों ब्लॉकेज होती है, कैसे इसको समझना चाहिए? तो ब्लॉकेज के कई कारण हैं। ये हार्ट की आर्टरीज में उनकी जो अंदर की लेयर होती है, उसके अंदर डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, जो कि मेनली फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं। उनके अराउंड इन्फ्लेमेशन होती है, उनके अराउंड फाइब्रोसिस होता है, जो ये प्लाक डेवलप करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, और बढ़ के वो हार्ट की नसों में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कई बार क्या होता है, ये रप्चर कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाक रप्चर। उससे जो है उस प्लाक के अंदर का मटेरियल जो है ब्लड को एक्सपोज कर जाता है, और जब भी ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोजर आता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाता है। कि ये नॉर्मल फिनोमेना है कि भाई जब ब्लड कहीं ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड बाहर आने लगे, तो ब्लड क्लॉट कर जाता है ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए। लेकिन जब हार्ट की नसों के अंदर ही ऐसा क्लॉटिंग हो जाती है तो अचानक ही हार्ट के मसल में ब्लड जाना बंद हो जाता है, और मरीज़ को फिर जिसको कहते हैं दिल का दौरा पड़ता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं।
जी जी जी। डॉक्टर विजय, ये कैसे पता चले कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, यानी कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, और जो रेड फ्लैग्स हैं उनके बारे में बताइए, और कितनी आर्टरीज होती हैं ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि कई बार हम सुनते हैं जब कि इतने % ब्लॉकेज है, तो कितनी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, थोड़ा इसके विषय में भी बताइए। हार्ट की बेसिक नसें जो हैं 3 नसें होती हैं। एक मेन आर्टरी होती है, लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी, जो डिवाइड करती है एलएडी और एलसीएक्स में, और एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। अब ये मोटी मोटी 2 नसें होकर डिवाइड होकर 3 बन जाती हैं जो पूरे हार्ट को सप्लाई करती हैं। अब इनमें जब ब्लॉकेज आती है तो मरीज़ को ज़्यादातर एक तो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग। आजकल एनवायरनमेंट में भी इतने पोल्यूटेंट्स हैं कि उससे भी कारण भी हार्ट की ब्लॉकेज बढ़ सकती है। और एक मेजर कारण है इंडिया की कंडीशंस में, वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में और स्पेशली इंडिया में जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो ज़्यादातर जहाँ वेस्ट के मुकाबले इंडिया में 10 साल पहले शुरू हो जाती है। अगर वेस्ट में 50 साल पे होती है तो इंडिया में 40 साल पे शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा एक एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में आ गया है इस समय इस कॉन्टिनेंट में। और दूसरा कारण ये है कि एक तो मरीज़ को लक्षण तो मिलते ही मिलते हैं ज़्यादातर। टिपिकल जो सिम्टम है वो एंजाइना होता है, चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन होता है, जब घबराहट होती है पेशेंट्स को, जब पेशेंट्स बोलते हैं मुझे घबराहट है, चेस्ट में टाइटनेस है, जो कि उसको थोड़ा कुछ काम करने में, एक्टिविटी करने में ज़्यादा महसूस होती है और रेस्ट करने पे कम हो जाती है। ये टिपिकल लक्षण है कि ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लक्षण है। इसको सावधानी से बरतना चाहिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि आगे की तकलीफ बढ़े। और ज़्यादा कई पेशेंट्स में साइलेंट अटैक भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में, तो उनमें जो भी थोड़ी भी घबराहट, पसीना आना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और रिस्क फैक्टर जिसको ज़्यादा है उनको अपना समय समय पर जांच कराना आवश्यकता है। जी डॉक्टर विजय, आपने कहा कि समय समय पर जांच कराना, दरअसल जैसे आपने कहा कि 3 आर्टरीज होती हैं, कई बार जब ये पता चलता है, आम बोलचाल में होता है कि इतने % ब्लॉकेज है, या एक मिनिमम लेवल ऑफ ब्लॉकेज के बाद कुछ आर्टरीज में या एक आर्टरी में, उसके बाद सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स शुरू होते हैं, उससे पहले की भी कोई स्थिति होती है जो आम लोग टेस्ट के ज़रिए उसका पता लगा सकते हैं या उस पर नियंत्रण रखने की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, एक तो ब्लॉकेज होती है जब तक 50% तब तक कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि ब्लड फ्लो नॉर्मल चल रहा होता है। जी 70% के आसपास के ऊपर ब्लॉकेज होती है, 70-80% के ऊपर, तब जाके लक्षण आने शुरू होते हैं। हाँ। तो लक्षण उससे पहले तो पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। 70% के आसपास ब्लॉकेज पे ही सिम्टम आना शुरू होते हैं। जी जी जी। तो इस पे डॉक्टर विजय, अगर हम इसके जब सिम्टम्स के बाद रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्यों इसका कारक है, कैसे बनता है, क्यों होता है, कैसे समझें इसको? जैसे एक स्टेबल प्लाक जो होता है, वो अभी जैसे भी रिस्क फैक्टर्स हमारे कंट्री में तो बहुत पुरानी स्टडी है, फ्रेमिंगम स्टडी, उसने आइडेंटिफाई किया था कि हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर फैट का डिपॉजिट या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहते हैं, ये पेशेंट्स एट रिस्क रहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। तो ये तो बड़ी ये तो फैक्ट्स है जो 50 साल से हमें सबको मालूम है, 50 से ज़्यादा साल से मालूम है। उसके अलावा डायबिटीज़ जी, ये भी एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। देन लाइफस्टाइल जो है, आजकल के लाइफस्टाइल जो है, इसमें एक्सरसाइज का कोई बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं लोग, उससे भी एक इन्फ्लुएंस हुआ है ये यंगर एज में आने के लिए। जी हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह दिल्ली से हमको कॉल कर रहे हैं। जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, एक्चुअली डॉक्टर साहब सभी को मेरा नमन बंदन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बैक बोन में जब मेरा बीपी हाई होता है तो बैक में बहुत से दर्द होता है, शरीर दर्द होता है, और कभी कभी हार्ट जो है ना, हार्ट बबलिंग करता है, और इतनी तेज बबलिंग करता है कि मतलब कभी लगता है कि मुझे बैक में जब दर्द होता है ऐसा महसूस होता है प्राण निकल जाएंगे मेरे। तो बीपी जब डाउन होता है तब महसूस, तब थोड़ा सा आराम मिलता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं डॉक्टर को भी दिखाया है, उन्होंने टेस्ट वेस्ट भी किए, लेकिन अभी रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाया, क्या है? ठीक है डॉक्टर राजीव, आप जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने अपनी एज नहीं बताई। आपकी उम्र कितनी है? अगर आप 58 साल। जी अच्छा, तो 58 साल की उम्र इन्होंने बताई है, और एक्चुअली थोड़ा सा सिम्टम क्लियर कहते कि इनकी धड़कन लगती है इनको, तो इनको हार्ट में पैल्पिटेशंस कहते हैं, जैसे धड़कन लगती है, अचानक धड़कन शुरू होती है, धड़कन लगती है। तो इसमें जो है इनको जांच करानी चाहिए, कहते हैं सडन
एपिसोड होते हैं, कहते हैं कभी कभी एपिसोड होते हैं, उस टाइम इनको बहुत घबराहट लगती है और फिर बीच में ठीक हो जाती है। तो ये जनरली थोड़ी अलग किस्म की बीमारी होती है, ऑल्दो ये भी कोरोनिया डिजीज़ के कभी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, लेकिन इनको जांच कराने की ज़रूरत है। तो पहले इनके बेसिक टेस्ट होंगे इंक्लूडिंग ईसीजी, उसमें कोई नुक्स तो नहीं है। फिर इनका हो सकता है इनका क्या कहते हैं होल्डर टेस्ट करना पड़े, जिसमें 24 घंटे का ईसीजी टेस्ट करना पड़ता है। 24 घंटे का ईसीजी पता लगता है कुछ हो तो नहीं रहा। इकोकार्डियोग्राफी भी, हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी देखनी होती है, उसमें कोई नुक्स तो नहीं है। तो डॉक्टर की इनिशियल एग्जामिनेशन वगैरह करने के बाद ये जांचें करी जाती हैं और उसके बाद फिर थोड़ा आइडिया होगा कि भाई इनको क्यों ये कारण हो सकता है जी। तो ये इनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए, इसे सिम्टम इग्नोर नहीं करने चाहिए। जी, सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। डॉक्टर राजीव, आपने टेस्ट की बात की, तो इस तरह की स्थितियों में किस तरह कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एंजियोग्राफी क्या होती है, उसका क्या रोल होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं कि जैसे हम बात करें कोरोनिया डिजीज़ की, जिसमें कि शुरू में जो सिम्टम जनरली एंजाइना सिम्टम जैसे है कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि जैसे नस में ब्लॉकेज है, जैसे डॉक्टर ग्रोवर ने बताया कि लगभग 70% से ऊपर अगर ब्लॉकेज हो तो फिर उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको थोड़ा लंबा चलना पड़े, सीढ़ी चढ़नी पड़े, बाजार जाना पड़े, सामान उठाना पड़े, तो फिर उसको छाती में भारीपन महसूस होता है और फिर वो रेस्ट करता है, रुक जाता है, बैठ जाता है, तो फिर उसको वो ठीक हो जाता है। तो इसको एंजाइना कहते हैं जी। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी बात हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और हो सकता है टेस्टों की ज़रूरत पड़े। तो टेस्ट में जनरली एक एक्सरसाइज टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी टेस्ट है कि उसमें जैसे मरीज़ को चला के देखते हैं, तो ट्रेडमिल पर चलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और उसमें साथ में ईसीजी मॉनिटर करते हैं। उसमें देखते हैं कि हार्ट में सचमुच ईसीजी के कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट का ब्लॉकेज का लक्षण उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक ज़्यादा इंडिकेट होता है तो कई बार ट्रेडमिल टेस्ट से ज़्यादा अच्छा एक कहते हैं स्ट्रेस थैलियम टेस्ट कहते हैं। थैलियम नहीं यूज़ होता, दूसरे टेस्ट यूज़ होते हैं, टेट्रोफॉस्फेन का यूज़ होता है, तो स्ट्रेस MPI टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो पुराना नाम स्ट्रेस थैलियम ही है। तो उसमें हार्ट को स्कैन कर लिया जाता है, पेशेंट को एक्सरसाइज कराई जाती है ट्रेडमिल पर और फिर हार्ट की स्कैनिंग कर ली जाती है और उस स्कैनिंग में पता लगता है कि हार्ट के किसी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह शुरू में बिना एंजियोग्राफी करे ये एक्सरसाइज टेस्ट से मालूम पड़ता है। और अगर इसमें अगर पॉजिटिव आए और खासकर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आए तो बात आती है कि एंजियोग्राफी करके देखा जाए कहाँ ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज है तो उनको रिलीव किया जाए, उनका इलाज किया जाए। जी 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 जी। एंजियोग्राफी से क्या तात्पर्य है? एंजियोग्राफी की ज़रूरत कब पड़ती है और कैसे होती है ये? तो एंजियोग्राफी जो होती है वो उसमें हार्ट की नसों को डायरेक्टली देखा जाता है, डायरेक्टली विजुलाइज किया जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है CT एंजियोग्राफी, उसमें वो CT स्कैन जैसा ही है और उसमें हाथ की नसों में ही कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, फिर हार्ट की स्कैनिंग कर जाती है, CT स्कैन किया जाता है, उससे हार्ट की नसों में पता लग जाता है कि कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है और कहाँ पर है जी। तो दूसरी एंजियोग्राफी होती है, उसको हम इन्वेजिव एंजियोग्राफी कहते हैं, जो कि क्लासिकल एंजियोग्राफी है और उसमें हाथ की आर्टरी से या पैर की आर्टरी से एक पतले ट्यूब जिसको हम कैथेटर कहते हैं वो डाला जाता है और उसको ऊपर हार्ट तक ले जाया जाता है और वहाँ पे हार्ट की जो नसें हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं उनको हुक करके वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और फिर उसका एक्सरे फ्लोरोस्कोपी एक्सरे इमेजेस लेते हैं। तो उन इमेजेस से क्लियर होता है कि हार्ट की नस में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है और उसको डिफरेंट व्यूज़ में लेते हैं ताकि हर एंगल से पता लगे कि वहाँ ब्लॉकेजेस तो नहीं है। तो ये एंजियोग्राफी का टेस्ट है। जी डॉक्टर विजय, ब्लॉकेज को हटाने के क्या तरीके हो सकते हैं, यानी कि सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ सकती है, कैसे इसको समझना चाहिए और किस तरह की सर्जरीज होती है इसमें? देखिए, एक तो हार्ट की जो नसें हैं उनके ज़्यादातर ब्लॉकेज शुरू के पार्ट में होती है ज़्यादातर ब्लॉकेज। तो एक तरीका होता है कि उस ब्लॉकेज को खोल दिया जाए। जैसे कि आपको ट्रैफिक का कहीं रुक जाता है या कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो पहला काम वो करते हैं कि ट्रैफिक की जो क्रॉसिंग है उसको बड़ा कर दें। तो उसे कहते हैं बलून के जरिए, ऐसे ही कॉर्निया आर्टरी डिजीज में बलून के जरिए उस एरिया को खोल दिया जाता है। ये कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, कैथ लैब में एंजियो के टाइम पे कर लेते हैं जी। तो वो बलून से खोल देते हैं तो रास्ता चौड़ा हो जाता है, तो प्लाक हटता नहीं है पर रास्ता चौड़ा हो जाता है, तो ट्रैफिक जैसे आराम से जा पाता है वैसे जा पाता है जी। अगर वो
पर इसमें होता है कि बलून करने के बाद कुछ दिनों बाद वापस से फिर ब्लॉकेज वापस आ जाती है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, जैसे ट्रैफिक में होता है, जब आपने पहले ट्रैफिक की क्रॉसिंग बड़ी कर दी, उसका रेलिंग लगा दिया आपने, उसी तरह स्टेंट डाल देते हैं। रेलिंग से होता है कि आपका ट्रैफिक वापस अंदर नहीं आएगा, वहीं का वहीं चलता रहेगा। तो एक दूसरा तरीका ये कि स्टेंट डाल देना बेलोन एंजियोप्लास्टी के बाद, जिससे कि रास्ता खुला रहे लंबे अरसे तक। और जब ट्रैफिक इतना बढ़ जाए या इतनी ब्लॉकेज बढ़ जाए कि रेलिंग से भी काम नहीं चल रहा, तो एक तरह से ट्रैफिक हम क्या करते हैं कि एक फ्लाईओवर बना देते हैं जो उसको, जो ब्लॉकेज के एरिया को बाईपास कर दें। तो इसे कहते हैं कॉर्नियल आर्टरी बाईपास सर्जरी। तो ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के बियॉन्ड उसमें हम नस लगा देते हैं, सो रास्ता उस ब्लॉकेज के बियॉन्ड चला जाता है और रास्ता दोहरा चलता रहता है। ये सर्जरी में कराया जाता है। ठीक बात है। क्या दवाओं और परहेज से भी इसको ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर राजीव, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि मुझे लगता है सर्जरी की बात शायद लेटर स्टेजेस में आती हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो दवाइयों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। और जिन पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ होती है, जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो उनको खासकर जो है 2 दवाइयाँ बहुत अक्सर दी जाती हैं। एक है एस्पिरिन और दूसरी है स्टैटिन्स। तो एस्पिरिन जो दवाई है वो खून पतला करने के लिए होती है और इससे जो है खून क्लॉट नहीं करता है बॉडी के अंदर, उससे हार्ट अटैक होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी बात है स्टैटिन जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो कम रहता है तो उसमें प्लाक्स वगैरह नहीं बढ़ते हैं। और इनका स्टैटिन्स का अलग इफेक्ट भी होता है, उसको हम प्लियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं कि अलग अलग इफेक्ट होते हैं। एंडोथेलियम पर बेनिफिट करता है और दूसरे मैकेनिज्म से ये बेनिफिट करता है जी। तो ये 2 दवाइयाँ तो सर्वाइवल इम्प्रूव करती हैं इन पेशेंट्स का जी। दूसरी बात है एंजाइना के लिए दवाइयाँ कई अवेलेबल हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं जो कि जो है एंजाइना रिलीव करती हैं। और एक दवाइयाँ हैं बीटा ब्लॉकर कहते हैं उनको, वो हार्ट को थोड़ा सा आराम देती हैं, तो उससे हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो उससे मरीज़ को बेनिफिट होता है। और जिन मरीज़ों को पहले हार्ट अटैक हो चुका है उनको भी इनका ये सर्वाइवल इम्प्रूव करती हैं। फिर एक दवाइयाँ हैं जो है उनको कहते हैं एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर या ARBs। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये भी हार्ट के मरीज़ों जिनको कि पहले अटैक हो चुका है, हार्ट उनका थोड़ा सा अगर कमज़ोर है, तो उन मरीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर हैं और सर्वाइवल इम्प्रूव करती हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और दवाइयाँ लें, बराबर लें, दवाइयों को मिस ना करें, क्योंकि दवाइयों से काफ़ी बेनिफिट रहता है इन मरीज़ों को जी। डॉक्टर विजय ग्रोवर, क्या CAD की क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या जटिलताएं हो सकती हैं? और जैसा कि आपने कहा सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पोस्ट सर्जरी किन बातों का ख्याल रखें, या बल्कि ये भी बताइए कि क्या ये जो दशा है, जो प्लाक बनने का या जो आर्टरीज का अवरुद्ध होने का, क्या ये एक बार हटाने के बाद दोबारा बनने की टेंडेंसी होती है? कैसे इसको समझना चाहिए? देखिए, जो भी ये डिजीज़ मैनिफेस्टेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये तो अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे डिजीज़ प्रोसेस का, ये तो ब्लॉकेज को तो हम ब्लॉकेज का इलाज कर रहे हैं, तो डिजीज़ अलग चलती जा रही है। तो बिफोर एंजियोप्लास्टी या सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी हर पेशेंट को दवाइयों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजीज़ प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, उसका बहुत ज़रूरी है। जब तक वो डिजीज़ प्रोसेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो जितने मर्जी रास्ते बना लें, जितने मर्जी नसें खोल दें, डिजीज़ का रिकरेंस होने का चांस रहेगा ही रहेगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बाईपास के बाद भी बहुत ज़रूरी है। और बाईपास करना तब कर लेना चाहिए जिससे पहले कि हार्ट अटैक ना हो, तो उससे हार्ट का मसल का बचाव रहेगा, हार्ट की मसल फंक्शनिंग ठीक रहेगी। तो सर्जरी उस समय कर लेनी चाहिए जब ब्लॉकेज आइडेंटिफाई हो गई, मालूम पड़ गई और हार्ट सफ़र नहीं किया। दैट इज़ द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ सर्जरी, राइट। और दूसरा है कि सर्जरी इस समय सर्जरी या एंजियोप्लास्टी हर शहर में, हर छोटे शहर में इस समय अवेलेबल है। रिजल्ट्स इंडिया में इस समय वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स हैं, हर जगह जगह अवेलेबल है। सो इसलिए मरीज़ को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए इसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि हर जगह अवेलेबिलिटी है, हर स्कीम से कवर्ड है। ये इट्स मोस्ट, ये इतनी सर्जरी हो रखी है कि रिजल्ट्स
वर्ल्ड क्लास लेवल के रिजल्ट्स इस समय इंडिया में अवेलेबल हैं, तो इसमें कभी भी किसी बिना निसंकोच होकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने जब सीएडी की जटिलताओं की बात करते हैं, हार्ट अटैक का तो एक जिसको कहते हैं कि एक बड़ी जटिलता है, उसके अलावा भी क्या और भी चीज़ें हैं जो अर्लियर स्टेजेस पर पता चलती हों या उससे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हों कुछ? जो हार्ट अटैक जब हो जाता है तो हार्ट अटैक डिपेंड करता है कितना बड़ा अटैक हुआ, कितना एरिया सफ़र किया। अगर मेन आर्टरी की मेन शुरुआत में ही ब्लॉकेज हो गई और उसके कारण हार्ट अटैक हो तो काफ़ी बड़ा एरिया हार्ट का सफ़र कर जाता है, तो उसके कारण काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई वाल्व लीक कर सकता है, कोई हार्ट में होल बन सकता है, तो उस पर तो काफ़ी सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो जाती है और काफ़ी बड़े बड़े इलाज करने पड़ते हैं, सपोर्ट करना पड़ता है हार्ट को, और हार्ट फेलियर की थेरेपी आने शुरू हो जाती है, हार्ट की सफ़र करता है। तो इसलिए एसेंशियल है कि अगर हार्ट अटैक भी हुआ है उसका भी इलाज एकदम समय पे होना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, और उसका भी इलाज सावधानी से क्या कर सके। जी, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। डॉक्टर राजीव, फिर बचाव की बात करें तो बचाव के क्या उपाय हैं, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, जैसे अभी जिनकी चर्चा हुई, हाइपरटेंशन है, तो वो लोग क्या अतिरिक्त सावधानी बरतें, कैसे बचा जा सकता है इससे? बचाव का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत ही जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि एक बार हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है, तो वो पूरा ठीक नहीं हो पाता है। उसमें दवाइयों से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पेशेंट्स की लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जैसा नहीं बन पाता है। तो इसमें कहते हैं हार्ट का हम इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करते हैं, तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो कहते हैं 50-55 से ज़्यादा होता है, 100% नहीं होता, कई मरीज सोचते हैं 100% होता है, वो 50-55 करीब होता है। और अगर वो अटैक वगैरह के बाद कम होकर के मान लीजिए 35% हो गया, तो दवाइयों वगैरह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन कई बार पूरा 55% नहीं हो पाता है। जी। तो बचाव के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें 8 चीज़ें एक कही गई हैं। एक है डायबिटीज़ का प्रिवेंट करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर जो है बराबर चेक करते रहना चाहिए, और हार्ट के मरीजों को ब्लड प्रेशर मशीन अपने पास रखनी चाहिए, अपने घर में रखनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 1-2 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, और उसको नोट करके भी रख लेना चाहिए, एक चार्ट बना लेना चाहिए अपने डॉक्टर को, जब जाएँ तो डॉक्टर को दिखा दिया, क्योंकि उसके हिसाब से चेक हो जाता है। उसमें पल्स रेट भी आता है, पल्स रेट भी आप नोट कर सकते हैं, और उसे डॉक्टर को हेल्प हो जाती है आपका स्टेटस पता करने के लिए। तीसरा है स्मोकिंग, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, और स्मोकिंग से बहुत हार्ट को डैमेज होता है और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो स्मोकिंग जरूर बंद करनी चाहिए। चौथा है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए, हार्ट के मरीजों को हर 6 महीने जरूर ये टेस्ट कराना चाहिए, उसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का कई टारगेट्स होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, तो वो टारगेट रीच करने चाहिए और कोलेस्ट्रॉल को उस लेवल से कम रखना चाहिए। जी। फिर है कि डाइट और एक्सरसाइज, 2 चीज़ों का बहुत हमने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट में जनरली कहते हैं सॉल्ट, शुगर और फैट, ये 3 चीज़ें जो हैं कम रखें तो अच्छा रहता है। नमक कम रखें, उससे बीपी वगैरह भी कम रहता है, और हार्ट फेलियर का रिस्क भी कम रहता है। और शुगर कम रखें, डायबिटीज़ के लिए बेनिफिट रहता है, और फैट भी कम रखें, उससे भी कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम रहता है। तो फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हार्ट का जो है हार्ट पर सपोर्ट होता है, और एक्सरसाइज जो है बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है, इससे शुगर भी कम रहती है, इससे वेट भी कम रहता है, ब्लड प्रेशर भी कम रहता है, तो मल्टीपल तरीक़ों से ये हार्ट एक्सरसाइज जो है हेल्प करती है। तो जिन मरीज़ों को हार्ट डिजीज़ नहीं है उनको तो वो पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, और इससे बेनिफिट रहता है। जिन मरीज़ों को हार्ट डिजीज़ है उनको भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करके धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, और चाहे शुरू में ब्रिस्क वॉकिंग, जनरली ब्रिस्क वॉकिंग एडवाइस करते हैं, वो बेस्ट रहता है। अपना वॉक करें, अगर थक जाएँ तो रुक जाएँ, बैठ जाएँ, अगले दिन फिर कोशिश करें, तो रोज़ रेगुलर ट्राई करें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके करें। जी। तो ये बहुत है। फिर एक सवाल बल्कि इस पे मैं जोड़ दूं, शैलेंद्र सिंह भुवनेश्वर से पूछ रहे हैं कि योगासन और प्राणायाम का कितना महत्व है। आप जो अपनी चर्चा कर रहे हैं उसमें ये भी जोड़ दें डॉक्टर राजीव। हाँ, तो योगासन में बहुत एक्सरसाइज वगैरह हैं, योगासन वगैरह का बहुत रोल है, ओवरऑल लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है, ये स्ट्रेस रिडक्शन भी करती है। योगासन में मेडिटेशन का भी रोल है, तो मैंने अभी 6 चीज़ें बताई थी, 2 चीज़ें और ये थी, एक एब्डोमिनल ओबेसिटी थी और दूसरा साइकोसोशल स्ट्रेस था। तो पेट की ओबेसिटी जो है, खासकर पेट बाहर निकलना, ये अवॉइड करना चाहिए, वेट कम रखना चाहिए, दूसरा स्ट्रेस भी कम रखना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए भी योगा का रोल काफ़ी है, और योगा का रोल योगा रेगुलर नियमित रूप से भी करना चाहिए, वो भी बेनिफिट
करेगा, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वही बेस्ट रहता है। जी जी जी। तो डॉक्टर विजय, अब इस कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे, और ख़ासतौर पर आज के युवाओं को, कि किस तरह से हृदय रोगों से बचा जा सकता है, किस तरह से अपनी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जब बात करते हैं तो कैसे आर्टरीज़ को दुरुस्त रखा जा सकता है, ब्लड फ्लो लगातार निरंतर निर्बाध रूप से बना रहे, इसके लिए क्या कुछ करें? ये बहुत एसेंशियल है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ हो चुकी है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, डाइट पे कंट्रोल कम हो चुका है, उसका सब बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है स्मोकिंग, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर, जैसे डॉक्टर नारंग ने भी कहा, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा है कि अगर आपको कॉर्निया डिजीज़ आपके फैमिली में है, तो आपके फैमिली में आपके दादा, आपके पिता या किसी को फैमिली में रही है, तो थोड़े ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए, और ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है। तीसरा, कोई लक्षण आपके हों उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इस हमारे काफ़ी लोग, हमारे कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ के लोग जो है, काफ़ी लोग वो गैस की बीमारी सोच के काफ़ी दिन तक पोस्टपोन करते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं है, चेस्ट पेन को इग्नोर करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपकी गैस्ट्राइटिस या आप कहते हैं एसिड डिजीज़ हो रही है, कोई गैस हो रही है, इसको एक कभी भी लाइटली ना लें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लें, और गैस्ट्राइटिस उसको उसके इलाज के बावजूद आपकी कम नहीं हो रही है तो ज़रूर सोचिए कि ये क्या पता ये हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। चाहे आप यंग भी हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, तब भी आपको ये सोचना हमेशा चाहिए, आप डॉक्टर का जाना चाहिए और ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि मेरी ये एसिडिटी भी कभी दिन से ठीक नहीं हुई है, तो क्या ये हार्ट की बीमारी तो नहीं है। कि वो लक्षण पिकअप करना एट अर्ली स्टेज विल सेव अ लॉट ऑफ मसल। तो मसल बचाना बहुत ज़रूरी काम है। जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये दरअसल ऐसी बीमारी है जिसको अगर अपने दिल को सेहतमंद रखना है तो अच्छी, जिसको कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, और जो आहार है उस पर भी विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, और सुपाच्य भोजन लें। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर आप इनके ज़रिए अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। डॉक्टर राजीव नारंग आपका और डॉक्टर विजय ग्रोवर आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, और इसके साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखें कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अच्छा खान पान रखें, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, और अपना जो सोच है उसको भी सकारात्मक रखें। तो टोटल हेल्थ के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।